Hello everyone, welcome to my channel Dr. Political Science. We have very nicely completed our first chapter of political theory. Today we are going to start our second chapter, that is freedom. Now we will see what is there in the content of freedom. Human history provides many examples of people and communities which has been dominated or enslaved or exploited by more powerful groups. तो मानव इतिहास यदि हम उठा के देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने डोमिनेट किया है, उन्हें गुलाम बनाया है, उनका शोषण किया है और ये सब कुछ पावरफुल ग्रुप्स के द्वारा हुआ है, जो लोग बहुत ताकतवर थे उनके द्वारा हुआ है. बट इट ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स ऑफ हेरोइक स्ट्रगल्स अगेंस्ट सच डोमिनेशन. इस तरह के डोमिनेशन के अगेंस्ट में लोगों ने जो बहुत ही हेरोइक ढंग से, बहुत ही साहसिक ढंग से जो संघर्ष किया है, ये वो पक्ष भी दिखाता है. वॉट इज़ दिस फ्रीडम फॉर विच पीपल हैज़ बीन विलिंग टू सेक्रीफाइस एंड डाई. तो अब ये सवाल दिमाग में उठता है कि आखिर ये फ्रीडम है क्या जिसके लिए लोग अपने जानों की बलिदान दे देते हैं, मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं. In its essence, the struggle for freedom represents the desire of people to be in control of their own lives and destinies and to have the opportunities to express themselves freely through their choices and activities. तो ये चीज़ निकल के सामने आता है कि फ्रीडम वो डिज़ायर है जिसमें हम अपने लाइफ के मालिक खुद हैं, हम अपनी डेस्टिनी के मालिक खुद हैं. हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, हमारे पास ये चॉइसेस होनी चाहिए कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं. दैट इज़ ओनली फ्रीडम. Not just individuals but societies also value their independence and wish to protect their culture and future. सिर्फ एक इंडिविजुअल के नहीं, किसी मनुष्य के, एक व्यक्तिगत मनुष्य की बात नहीं है, बल्कि समाज, जितनी भी सोसाइटीज़ है वो भी वैल्यू करते हैं अपने इंडिपेंडेंस. उनको भी आज़ादी होनी चाहिए. किस चीज़ की आज़ादी? विश टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर एंड फ्यूचर, ताकि वो अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके. However, given the diverse interests and ambitions of people, any form of social living requires some rules and regulation. तो डाइवर्स इंटरेस्ट, अलग अलग लोगों की अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग एम्बिशन होते हैं एक समाज में, तो उनको एक साथ रेगुलेट करने के लिए हमें कुछ रूल एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है. दिस रूल may require some constraints to be imposed on the freedom of individuals, but it is recognized that such constraints may also free us from insecurity and provide us with the condition in which we can develop ourselves. तब हमें पता चलता है कि इन आज़ादी पे कुछ प्रतिबंध, कुछ कंस्ट्रेन लगाना आवश्यक होता है. क्यों ये आवश्यक होता है? ताकि जो समाज में लोग रह रहे हैं वो इनसिक्योर फील ना करे, उन्हें एक सिक्योरिटी की भावना आए. यदि ये प्रतिबंध लगेगा तो उनमें एक सिक्योरिटी की भावना डेवलप होगी. इन पॉलिटिकल थ्योरी, मच ऑफ द डिस्कशन रिगार्डिंग फ्रीडम हैज़ देयरफॉर फोकस्ड ऑन ट्राइंग टू इवॉल्व principles by which we can distinguish between socially necessary constraints and other restrictions. पॉलिटिकल थ्योरी में जो हमारा डिस्कशन रहेगा फ्रीडम के बारे में, वो इसी चीज़ को फोकस करेगा कि वो सारे सिद्धांतों पर फोकस करेगा कि कौन सारे, माने किन किन प्रतिबंधों की आवश्यकता है हमारे समाज में और किन की नहीं है. There has also been debate about possible limitations on freedom which may result from the social and economical structures of a society. There has also been debates भी हुए हैं about the possible limitations. बहुत सारे debates हुए हैं जिसमें ये discussion किया जाता है कि क्या पॉसिबल लिमिटेशंस होनी चाहिए, क्या संभवतः प्रतिबंध होना चाहिए आज़ादी पे, ताकि उसका रिज़ल्ट सामाजिक और आर्थिक स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए हो. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ दीज डिबेट्स, और हम इस चैप्टर में उनमें से ही कुछ डिबेट्स को डील करेंगे. आफ्टर
आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या समझोगे? यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़। हम ये समझेंगे कि क्या इम्पॉर्टेंस है फ्रीडम की हमारे समाज के लिए और हमारे व्यक्तित्व के लिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों फ्रीडम के दोनों डायमेंशंस को हम देखेंगे। तीसरा, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म हार्म प्रिंसिपल, ये टर्म जो बना है हार्म प्रिंसिपल उसका मतलब समझेंगे, आखिर ये हार्म प्रिंसिपल है क्या। अब हम पहला सब टॉपिक शुरू करते हैं और ये पहला सब टॉपिक है द आइडल ऑफ फ्रीडम। हु आर द आइडल्स whom we think are the idols of freedom? Before we set out to answer this question, let us stop for a moment and consider this. जैसे ही हम ये सवाल का जवाब ढूंढते हैं, कुछ क्षण के लिए हमें रुकना चाहिए और कंसिडर करना चाहिए। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन, किस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए? एक ऑटोबायोग्राफी एक महान व्यक्ति की, 20वीं शताब्दी के एक महान व्यक्ति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित उनके ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है लॉन्ग वॉक, नेम इज़ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। In this book, he talks about his personal struggle against the apartheid regime in South Africa. साउथ अफ्रीका में जो स्ट्रगल उन्होंने किया उसके बारे में उनका पर्सनल स्ट्रगल इस बुक में लिखा हुआ है। अबाउट द रेसिस्टेंस ऑफ हिज पीपल टू द सेग्रीगेशनिस्ट पॉलिसीज़ ऑफ द वाइट रेजिम, उनका संघर्ष वाइट रेजिम, क्योंकि साउथ अफ्रीका में रेसिज्म बहुत है, रंग भेद बहुत है, उसके खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी उसके बारे में ये पूरी किताब में दी हुई है। अबाउट द ह्यूमिलिएशन, हार्डशिप एंड पुलिस ब्रूटलिटीज सफर्ड बाय द ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, इस किताब में हम देखते हैं कि किस तरह से इन काले लोगों की, जो साउथ अफ्रीकन लोग थे, उनके साथ ह्यूमिलिएशन हुआ, उन्होंने बहुत तकलीफ़ें झेली, पुलिस की बहुत सारी जातियाँ झेली, सफर्ड बाय द ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका। दिस रैंक्ड from being bundled into township and being denied easy movement about the country to being denied a free choice of whom to marry. इसमें ये प्रतिबंध लगाया गया कि आप अपने चॉइस के व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकते। Collectively, such measures constituted a body of constraint imposed by the apparent regime that discriminated between citizens based on their race. और ये सब रेसिस्ट लोग करते थे जिनका डिस्क्रिमिनेशन रंग भेद के आधार पे होता था। फॉर मंडेला एंड हिज कलीग्स इट वॉज द स्ट्रगल अगेंस्ट विच, फॉर मंडेला और उसके कलीग्स के लिए इट वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट सच अनजस्टिस कंस्ट्रेन, ये स्ट्रगल था एक अनजस्टिस प्रतिबंध के खिलाफ जो कोई जस्टिफाइड नहीं था। द स्ट्रगल टू रिमूव द ऑब्स्टिकल्स टू द फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, ये स्ट्रगल था ताकि सारे ऑब्स्टिकल्स, फ्रीडम पे इम्पोज किए गए सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर किया जाए साउथ अफ्रीकन पीपल के लिए। दैट वाज द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और यही उनके संघर्ष की कहानी थी, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि इस पुस्तक में विस्तृत ढंग से लिखी हुई है। फॉर दिस फ्रीडम मंडेला स्पेंड 28 years ऑफ हिज लाइफ इन जेल, और इस फ्रीडम के लिए नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल में बिताए। ऑफन इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अधिकतर समय उन्हें एक अलग से काल कोठरी में रखा गया। इमेजिन व्हाट इट मीन टू गिव अप वंस यूथ फॉर एन आइडियल, एक इमेजिन कर सकते हैं हम लोग कि एक युवा अपना पूरा जीवन एक आइडल के लिए कैसे समर्पित किया होगा। टू वॉलेंटरली गिव अप द प्लेजर ऑफ टॉकिंग विथ वंस फ्रेंड, उन्होंने अपना जीवन का वो सारा समय व्यतीत, 28 वर्ष एक बहुत लंबा समय होता है, बिना दोस्तों से बात किए हुए अकेले एक कमरे में जीना, इट्स नॉट ईजी। of playing one's favorite game, of wearing one's favorite cloth, of listening to one's favorite music,
of enjoying many festivals that are part of one's life, यानी अपने जीवन के हर एक खुशी के क्षण उन्होंने त्याग दिए 28 वर्षों तक। ये एक बहुत बड़ी बात है। Imagine giving all this up and choosing instead to be locked up alone in a room। ये सारे चीज़ों का त्याग करके ये चूज़ करना कि मुझे लॉक कर दो एक रूम में अकेले, नॉट नोइंग व्हेन वन वुड बी रिलीज, ये भी नहीं जानते हुए कि कब रिलीज़ होंगे, ओनली बिकॉज वन कैंपेन फॉर द फ्रीडम ऑफ वंस पीपल। इन्होंने ये सब कुछ इन्होंने अपने लोगों के लिए सिर्फ इसलिए किया ताकि इनका कैंपेन था ताकि इनके लोग स्वतंत्र हो सके। फॉर फ्रीडम मंडेला पेड अ वेरी हाई पर्सनल प्राइज। मंडेला, नेल्सन मंडेला ने लोगों को फ्री करने का एक बहुत अधिक पर्सनल कीमत चुकाई जो कि उन्होंने सिर्फ खुद भोगा। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एक दूसरा एग्जाम्पल है आइडल ऑफ फ्रीडम का, जिसे हम अब डिस्कस करेंगे। नाउ टेक अनदर केस। गांधी जी's थॉट ऑन नॉन वायलेंस हैव बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आंग सांग सू की। आप लोगों ने इनका नाम अवश्य सुना होगा, आंग सांग सू की का। गांधी जी के नॉन वायलेंट के इस चीज़ से इंस्पायर होके आंग सांग सू की सी रिमेन्ड अंडर हाउस अरेस्ट इन म्यांमार। इस चीज़ पे चलने के कारण उन्हें उनके ही घर में अंडर अरेस्ट कर लिया गया म्यांमार में। सेपरेटेड फ्रॉम हर चिल्ड्रेन, उन्हें अपने बच्चों से अलग कर दिया गया, अपने पति से अलग कर दिया गया। व्हेन ही वॉज डाइंग ऑफ कैंसर, जब उनके पति कैंसर से मर रहे थे, बिकॉज सी feared that if she left Myanmar to visit him in England, she would not be able to return। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानती थी कि यदि वो म्यांमार छोड़ के इंग्लैंड अपने पति को देखने जाएंगी तो ये मूवमेंट वहीं का वहीं ठप हो जाएगा। आंग सांग सू की सॉ हर फ्रीडम एज कनेक्टेड टू द फ्रीडम ऑफ हर पीपल। आंग सांग सू की ने अपने फ्रीडम को अपने लोगों के फ्रीडम से जोड़ा और जोड़ते हुए देखा। हर बुक ऑफ एसेज बियर्स द टाइटल फ्रीडम फ्रॉम फेयर। उनकी किताब जिसका टाइटल है फ्रीडम फ्रॉम फेयर इसी पर बेस्ड है। सी सेज फॉर मी रियल फ्रीडम इज़ फ्रीडम फ्रॉम फेयर एंड अनलेस यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फेयर यू कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। उनका कथन है कि जब तक आप भय मुक्त होके अपनी आज़ादी को नहीं जीते तब तक एक इंडिविजुअल डिग्निफाइड इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की लाइफ आप नहीं जी पाते। These are deep thoughts that lead us to pause and consider their implications। ये एक बहुत गहरी सोच है that जो कि हमें आगे ले जाती है और implications की तरफ। We must not her words suggest be afraid of the opinions of other people or of the attitude of authority or of the reactions of the members of other community to the things we want to do। यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें कभी भी दूसरे की ओपिनियन, दूसरे की राय, एटीट्यूड ऑफ अथॉरिटी की एटीट्यूड, इन सारे रिएक्शन से हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। देन ओनली वी कैन डू आवर वर्क। Yet we find that we often exhibit such fear। For Aung San Suu Kyi, living a dignified human life requires us to be able to overcome such fear। यदि हम एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें इन सारे डरों से ऊपर उठना होगा, तभी हम एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जी सकते हैं। From these two books of Nelson Mandela and Aung San Suu Kyi, we can see the power of idol ऑफ फ्रीडम। हम फ्रीडम के आइडल्स को देखते हैं। एन आइडल दैट वॉज एट द सेंटर ऑफ आवर नेशनल स्ट्रगल। ये आइडल हमारे नेशनल स्ट्रगल के क्या केंद्र थे। नेशनल स्ट्रगल एंड द स्ट्रगल ऑफ द पीपल ऑफ एशिया एंड अफ्रीका अगेंस्ट ब्रिटिश। और यही हमारे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, जो एशिया और अफ्रीका में जो ब्रिटिशर्स के रूल थे उसके अगेंस्ट इसी आइडल ने हमारा साथ दिया और हम जीत हासिल कर पाए। फ्रेंच एंड पोर्तुगीज़ कॉलोनी, इवन द फ्रेंच एंड द पोर्तुगीज़ हु ऑल्सो हैव अ कॉलोनीज एंड दे स्टार्टेड डूइंग
what domination on us, this idol of freedom helped her, and in this way we overcome overcome our fear and has got our freedom. और इस तरह से हमारा फर्स्ट टॉपिक द आइडल ऑफ फ्रीडम is over. Now we are moving ahead to the second subtopic of freedom, that is what is freedom. Now we will see what is freedom. A simple answer to the question what is freedom is absence of constraints. एक साधारण सा जवाब कि आज़ादी क्या है, आज़ादी क्या है, इसका एक साधारण जवाब है कि प्रतिबंध यदि नहीं है तो वही आज़ादी है। यदि किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी लॉ का प्रतिबंध आप पे नहीं है तो वही आज़ादी है। फ्रीडम इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स ऑन द इंडिविजुअल आर एब्सेंट। फ्रीडम वहीं एग्जिस्ट करता है जहाँ की कोई बाहरी प्रतिबंध हमारे ऊपर नहीं है। इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन एन इंडिविजुअल could be considered free if he is not subjected to external control or coercion and is able to make independent decision and act in an autonomous way. आज़ादी वही है जिसमें हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है और हम आज़ाद हैं कि हम अपना स्वतंत्र निर्णय ले सके और अपना ऑटोनोमस वे, अपने तरह से सोच के अपना वे चुन सके। हाउएवर एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स इज ओनली वन डायमेंशन ऑफ फ्रीडम। जब हम फ्रीडम के डायमेंशंस अलग अलग पक्षों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रतिबंधता का अभाव सिर्फ इसका एक पक्ष है। फ्रीडम इज ऑल्सो अबाउट एक्सपैंडिंग द एबिलिटी। फ्रीडम ये भी है ताकि आपकी एबिलिटी expanding the ability of people to freely express themselves and develop their potential. आपकी एबिलिटी को बढ़ाए ताकि आप अपने आप को स्वतंत्र भाव से अपने आप को एक्सप्रेस कर सके ताकि आपका डेवलपमेंट और बेहतर ढंग से हो सके। फ्रीडम इन दिस सेंस इज द कंडीशन इन विच people can develop their creativity and capability। और इस सेंस में यदि इस डायमेंशन से यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि फ्रीडम क्या है। फ्रीडम इन दिस सेंस इज़ द कंडीशन, ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लोग अपनी क्रिएटिविटी को, अपना जो करना चाहते हैं उस क्रिएटिविटी को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी जो अंदर जो उसके अंदर जो गुण हैं उसको बेहतर ढंग से दिखा सके। बोथ दिस एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम, ये दोनों एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट हमने अभी देखा। एक देखा प्रतिबंधता का अभाव, दूसरा देखा एबिलिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आपको अपने आप को बेहतर ढंग से व्यक्त करना। बोथ दिस एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट as well as the existence of condition in which people can develop their talent are important। ये दोनों ही एस्पेक्ट फ्रीडम के बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। A free society would be one which enables all its members to develop their potential with the minimum of social constraint। तो एक आज़ाद समाज कौन है, क्या है? एक आज़ाद समाज वो समाज है जो समाज अपने मेंबर्स पे कम से कम प्रतिबंध लगाता है, जितना कम हो सके उतना प्रतिबंध लगाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम एक बेहतर समाज, एक स्वत उन्मुक्त समाज, एक फ्री समाज कहते हैं। No individual living in society can hope to enjoy total absence of any kind of constraints or restriction। कोई भी व्यक्ति जो कि किसी समाज में रहता है वो ये नहीं कह सकता कि उसके समाज में बिल्कुल किसी भी तरह की कोई भी प्रतिबंधता ना हो। It becomes necessary then to determine which social constraints are justified and which are not। अब ये जरूरी आवश्यक हो जाता है ये जानना कि अब इनमें से कौन सा प्रतिबद्धता आवश्यक है, जस्टिफाइड है और कौन नहीं है। विच आर एक्सेप्टेबल एंड विच शुड बी रिमूव्ड। कौन कौन सी प्रतिबद्धता जिसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं समाज में और कौन है जिसे हमें हटा देना चाहिए।
To understand which society constraints are necessary, discussions on freedom needs to look at the core relationship between the individual and the society. इसे जानने के लिए हमें व्यक्ति यानी कि मेंबर्स, सोसाइटी और उसके मेंबर्स के बीच के रिलेशन, कोर रिलेशनशिप यानी बेसिक रिलेशनशिप को जानना होगा, विद इन विच ही सी इज प्लेस्ड, जिसमें ही ये लोग हैं. That is, we need to examine the relationship between the individual and the society. इसका मतलब है कि हमें एग्जामिन करना होगा रिलेशनशिप एक समाज में उनके व्यक्तियों का किस तरह का रिलेशनशिप है उस समाज में. We would need to see which features of the society allow the individual the freedom to choose, decide or act and which do not. अब हमें देखना होगा, वी वुड नीड टू सी विच फीचर्स ऑफ द सोसाइटी, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं सोसाइटी के, समाज के, जो अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को ताकि दे फ्रीडम टू चूज़, डिसाइड और एक्ट, जिससे कि वो चूज़ कर सके, डिसाइड कर सकते हैं और उस पर एक्ट कर सके, एंड विच और किस पे वो नहीं कर सके. वी वुड नीड टू डिटरमाइन विच फीचर्स आर डिज़ायरेबल. हमें ये ज़रूरत पड़ेगी कि हम ये डिटरमाइन करें, हम ये ढूंढ निकालें कि कौन से फीचर्स इसके आवश्यक हैं और कौन नहीं. विच शुड बी रिमूव्ड एंड विच शुड नॉट, किसे हटाना चाहिए और किसे रखना, यानी अलग प्रतिबद्धता के अलग अलग चीज़, अलग अलग स्फेयर हम देखेंगे. फर्दर वी नीड टू सी इफ द principles which we use to differentiate necessary from unnecessary constraint also apply to the relationships between the individual and the groups and nation. आगे हम ये भी देखेंगे see if the principles which we use to differentiate necessary and वो सिद्धांतें जो कि ये डिसाइड करती है कि कौन नेसेसरी प्रतिबद्धता है और कौन अननेसेसरी प्रतिबद्धता है, ऑल्सो अप्लाई टू द रिलेशनशिप बिटवीन, ये सेम चीज़ अप्लाई होगा ग्रुप, नेशन या इंडिविजुअल के रिलेशनशिप में. Thus far we have defined freedom as the absence of constraint. So अब तक हमने जो भी डिफाइन किया है फ्रीडम के बारे में वो है कि प्रतिबद्धता का अभाव. मेन यही मुद्दा निकल के सामने आया कि प्रतिबद्धता का अभाव ही, यानी कि कोई प्रतिबंध यदि नहीं हो तो वो ही आज़ादी है. टू बी फ्री मीन्स टू रिड्यूस और मिनिमाइज सोशल कंस्ट्रेंट दैट लिमिट्स आवर एबिलिटी टू मेक चॉइसेस फ्रीली. टू बी फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री का मतलब होता है सबसे कम से कम, मिनिमम या फिर रिड्यूस किया हुआ सामाजिक प्रतिबद्धता दैट लिमिट्स आर एबिलिटी. और ये प्रतिबद्धता क्या करती है? ये हमारे एबिलिटी को लिमिट, आप इतना ही कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते. ये हमारी एबिलिटी को लिमिट करता है टू मेक चॉइसेस फ्रीली. हमें चॉइस कर, यदि हम कुछ करना भी चाहें और लिमिटेशन है तो हमारे चॉइसेस को लिमिट करती है. ठीक है. हाउएवर दिस इज़ ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम. इस तरह से ये सिर्फ एक एस्पेक्ट, एक डायमेंशन है फ्रीडम का. टू पुट इट इन अनदर वे, फ्रीडम ऑल्सो हैज़ अ पॉजिटिव डायमेंशन. यदि हम इसको दूसरे प्रतिपक्ष से देखें तो हम देखेंगे कि इसका एक दूसरा सकारात्मक डायमेंशन भी है. टू बी फ्री अ सोसाइटी मस्ट वाइडन द एरिया इन विच इंडिविजुअल, ग्रुप्स, कम्युनिटीज और नेशंस विल बी एबल to charter their own destiny and be what they wish to be. यदि हम सोसाइटी को फ्री कर देते हैं तो समाज का दायरा बढ़ता है. वो अपनी डेस्टिनी, वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. एंड बी वॉट दे विश टू बी, और वो सब चीज़ पा सकते हैं जो वो पाना चाहते हैं. फ्रीडम इन दिस सेंस अलाउ द फुल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स क्रिएटिविटी, सेंसिबिलिटी एंड कैपेबिलिटी. और इस तरह से फ्रीडम यदि हम इस सेंस में देखें तो ये लोगों के डेवलपमेंट के लिए फुल स्कोप देता है ताकि वो अपने हर चीज़ को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके, चाहे वो उसकी क्रिएटिविटी हो, चाहे ये वो उसकी सेंसिबिलिटी हो या फिर उसकी कैपेबिलिटी हो. बी इट एंड
और ये सारी चीज़ें या उनके स्पोर्ट्स में हो, साइंस में उनका इंटरेस्ट हो, आर्ट्स में उनका इंटरेस्ट हो, म्यूज़िक में हो, या फिर किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने में हो। अ फ्री सोसाइटी इज़ वन दैट इनेबल्स, अ फ्री सोसाइटी वो सोसाइटी है जो इनेबल करता है वन टू परस्यू वंस इंटरेस्ट विथ अ मिनिमम कंस्ट्रेंट्स। एक फ्री सोसाइटी, हम एक उन्मुक्त समाज, एक फ्री समाज हम किसको कहेंगे? एक फ्री समाज हम उस समाज को कहेंगे जहां मिनिमम, कम से कम प्रतिबद्धता हो, लिमिटेशंस हो। फ्रीडम इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल because it allows us to make choices and to exercise our judgment। क्योंकि ये हमें अलाउ करता है, ये हमें परमिशन देता है। किस चीज़ की परमिशन देता है? ताकि हम अपने चॉइस के हिसाब से कुछ भी कर सके। और टू एक्सरसाइज आर जजमेंट, हम जिस चीज़ को जैसा जज करना चाहे वैसा जज कर सकते हैं। इट परमिट्स द एक्सरसाइज ऑफ द इंडिविजुअल्स पावर, ये एक परमिट है जो हमें परमिशन देता है ताकि हम अपने पावर को फुल्ली यूज़ कर सके। पावर ऑफ रीजनिंग, पावर ऑफ जजमेंट, all that is the sources of constraints। Restrictions on the freedom of individuals may come from domination and external control। Restrictions on freedom पे प्रतिबद्धता जो है मनुष्यों की, वो बाहरी कंट्रोल और डोमिनेशन से आता है। Such restrictions may be imposed by force or they may be imposed by the government। और ऐसा कंट्रोल या तो बलपूर्वक किया जाता है या फिर सरकार द्वारा कानून बना के की जाती है। दिस वॉज द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रेन रिप्रेजेंटेड बाय कॉलोनियल रूलर्स। जो फोर्सफुली किया जाता है वो कॉलोनियल रूलर्स के द्वारा किया गया अपने प्रजा पे, और या फिर जो श्वेत लोगों द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया अश्वेत लोगों पे। सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मे बी इनएविटेबल, कुछ सरकारें आवश्यक होती है जो इस तरह के प्रतिबद्धता को यूज़ करती है। बट इफ़ द गवर्नमेंट इज़ अ डेमोक्रेटिक वन, लेकिन यदि सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार है, द मेंबर्स ऑफ अ स्टेट कुड रिटेन सम कंट्रोल ओवर देयर रूल्स, तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के मेंबर्स को अधिकार होता है कि वो उन रूलर्स पे, उन शासकों पे अपना कंट्रोल कर सके। दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ पीपल। और यही कारण है कि लोकतांत्रिक सरकार को आज़ादी, लोगों की आज़ादी का प्रोटेक्शन करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रिया समझा जाता है। बट constraints on freedom can also result from social inequality, economic inequality in a society। लेकिन इस तरह की प्रतिबद्धता जो है, लिमिटेशंस जो है, वो सामाजिक असमानता के कारण या फिर आर्थिक असमानता के कारण भी समाज में होता है। द कोटेशन फ्रॉम सुभाष चंद्र बोस ऑन फ्रीडम ड्रॉज अटेंशन टू द नीड। और इस तरह के नीड पर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया एक कोटेशन हमारा ध्यान आकर्षित करता है। उनके अनुसार फ्रीडम का अर्थ है फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल्स एज वेल एज फॉर सोसाइटी, फ्रीडम फॉर रिच एज वेल एज पुअर, गरीबों और अमीरों के लिए आज़ादी, इंडिविजुअल के लिए और समाज के लिए आज़ादी, फ्रीडम फॉर मेन एज वेल एज वुमेन, यानी आज़ादी हो तो हर एक के लिए बराबर तरीके से होना चाहिए। अब हम आज के दूसरे सब टॉपिक, दैट इज़ व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रेन, हमें इस तरह की प्रतिबद्धता क्यों चाहिए। वी कैन नॉट लिव इन अ वर्ल्ड वेयर देयर इज़ नो कंस्ट्रेन। हम ऐसे जगह पे नहीं जी सकते, ऐसे समाज में नहीं जी सकते जहाँ की किसी तरह की प्रतिबद्धता ना हो। वी नीड सम कंस्ट्रेन, हमें कुछ लिमिटेशन, कुछ कंस्ट्रेंट्स की आवश्यकता होती है समाज में। सोसाइटी वुड डिसेंड इनटू अ केओस, यदि नहीं होगी तो पूरा समाज एक बुरी तरह से ध्वस्त समाज हो जाएगा। डिफरेंसेस मे एग्जिस्ट बिटवीन पीपल रिगार्डिंग देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस, दे मे हैव कन्फ्लिक्टिंग एम्बिशंस, दे मे compete to control scarce resources। There are numerous reasons why disagreements may develop in a society which may express themselves through open conflict। समाज में तरह तरह की असमानताएं हैं और तरह तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं।
तो इस तरह से प्रतिबद्धता का होना, प्रतिबद्धता यदि नहीं होगी तो समाज चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वी सी पीपल अराउंड अस रेडी टू फाइट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रीज़न। हम अपने आसपास देखते हैं कि हर एक तरह की चीज़ों के लिए, छोटी छोटी सी बातों के लिए लोग एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कभी हम देखते हैं तो पार्किंग स्पेस के लिए, कभी क्यू में खड़े होने के लिए। मतलब विभिन्न तरह की एग्जाम्पल्स हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती है, जहाँ की तरह तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ और डिसएग्रीमेंट, दो पक्ष अलग अलग तरह की बातें कहते हैं और उनमें डिसएग्रीमेंट होती है, और कभी कभी ये इतना उग्र रूप ले लेता है कि लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ती है। देयरफॉर एवरी सोसाइटी नीड्स सम मैकेनिज्म टू कंट्रोल वायलेंस एंड सेटल डिस्प्यूट। और यही कारण है कि हर तरह के समाज में कुछ प्रतिबद्धता, कुछ लिमिटेशंस की ज़रूरत है, ताकि वो समाज एक सुचारू रूप से चल सके बिना किसी डिस्प्यूट के। सो लॉन्ग एज वी आर एबल टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स व्यूज़ एंड डू नॉट अटेम्प्ट टू इम्पोज आर व्यूज़ ऑन अदर्स, वी मे बी एबल टू लिव फ्रीली। जब तक हम अपने व्यूज़, अपनी जो सोच है वो दूसरों पे नहीं थोपेंगे, तब तक ये समाज एक फ्री समाज और उन्मुक्त समाज होगा, जिसमें कि बहुत ही कम लिमिटेशंस होगी। आइडली इन अ फ्री सोसाइटी वी शुड बी एबल टू होल्ड आर व्यूज़। और एक उन्मुक्त समाज में हम अपने व्यूज़, अपने विचारों को रख सकते हैं। डेवलप आर ओन रूल्स। हमारे यदि कोई रूल्स है अपनी लिविंग के लिए तो वो हम लगा सकते हैं और अपने जीवन को सुचारू ढंग से अपने चॉइस के हिसाब से जी सकते हैं। बट द क्रिएशन ऑफ सच अ सोसाइटी टू रिक्वायर्स सम कंस्ट्रेंट्स। लेकिन इस तरह के उन्मुक्त समाज में भी कुछ लिमिटेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। एट द वेरी लीस्ट इट रिक्वायर्स दैट वी बी विलिंग टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस ऑफ व्यूज़। हमें ये विलिंग हमेशा रखनी चाहिए कि हम दूसरों के ओपिनियंस की, दूसरों के विचारों की, दूसरों के बिलीव्स, यदि वो किसी धर्म में बिलीव करते तो उनके बिलीव्स की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाउएवर समटाइम वी think that a strong commitment to our beliefs require that we must oppose all those who differ from and reject our views. कभी कभी ये होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि जो लोग हमारे हिसाब से नहीं सोचते, हमारे बिलीव्स के हिसाब से नहीं सोचते, दे ऑल आर रॉन्ग, वो सब गलत है। वी सी देयर व्यूज़ और वे ऑफ लिविंग एज अन, और तब हम ये सोचने लगते हैं कि उनका तरीका, उनका जीने का तरीका, उनका सोचने का तरीका ये समाज में डिज़ायरेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। अंडर सच सर्कमस्टांसेस वी नीड सम लीगल एंड पॉलिटिकल रिस्ट्रेन। और इस तरह की स्थिति में हमें कुछ कानूनी और कुछ राजनैतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है टू इंश्योर दैट डिफरेंसेस में बी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड विदाउट वन ग्रुप कोहेसिवली इम्पोजिंग इट्स व्यूज़ ऑन द अदर। ताकि ये जो कानूनी और राजनैतिक हमारे लीगल रिस्ट्रेन प्रतिबद्धता है, वो ये देखे कि हम किसी पर अपना व्यूज़ इम्पोज ना करें, ज़बरदस्ती उस पर ना लागू करें। वर्स स्टिल वी मे बी कन्फ्रंटेड विथ अटेम्प्ट्स टू बुली और हरेस। कभी कभी वर्स कंडीशन में हम देखते हैं कि हम एक दूसरे को बुली करने लगते हैं, उनको उकसाने लगते हैं, उनको हरेस करने लगते हैं, सो दैट वी कन्फर्म टू देयर विशेस, ताकि हम उनके हिसाब से चल सके। इफ सो वी मे वांट स्ट्रॉन्गर सपोर्ट फ्रॉम लॉ टू इंश्योर दैट माई फ्रीडम इज़ प्रोटेक्टेड। और ऐसी परिस्थिति में हम कानून से ये अपेक्षा करते हैं कि वो कुछ स्ट्रॉन्गर, कुछ मजबूत कदम उठाए और हमारी आज़ादी की रक्षा करे। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हाउएवर इज़ टू आइडेंटिफाई विच कंस्ट्रेन ऑन फ्रीडम आर नेसेसरी एंड जस्टिफिएबल एंड विच आर नॉट। जो एक महत्वपूर्ण सवाल उठ खड़ा होता है कि कौन सी प्रतिबद्धता सही है, जस्टिफिएबल है और कौन नहीं है। What sort of authority external to the individual may justifiably say that what can be done and what cannot, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये कौन अथॉरिटी बताएगा। फर्दर आर देयर एनी एरियाज ऑफ आवर लाइफ एंड एक्शन दैट शुड बी लेफ्ट फ्री ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। हमारे जीवन के कुछ एरियाज, हमारे लाइफ के कुछ एक्शन ऐसे भी हैं जहाँ की कोई भी बाहरी प्रतिबद्धता ना हो। ये सब हमने जाना अभी तक
कि वाई डू वी, हमें क्या आवश्यकता है इस तरह की प्रतिबद्धता की, हमारे जीवन में इसकी क्यों आवश्यकता है। अब जो हमारा अगला सब टॉपिक है वो है हार्म प्रिंसिपल। To answer this question satisfactorily, we have to address the issues of limits, competence, and consequences of the imposition. We also have to engage with another issue. इस सवाल का जवाब देने के लिए, संतोषजनक जवाब देने के लिए, we have to address the issues, हमें इन सारे issues को address करना होगा, जैसे कि लिमिट्स, कॉम्पिटेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द, इस तरह की यदि प्रतिबद्धता को हम इम्पोज करते हैं तो उसका क्या लिमिट्स होना चाहिए, उसकी क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, उसका क्या रिजल्ट होना चाहिए। वी ऑल्सो हैव टू इंगेज विद अनदर इशू। इसके अलावा हमें एक दूसरे इशू के साथ भी डील करना होता है जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल इन्होंने अपने एसे ऑन लिबर्टी में दिया है। इन द डिस्कशन एंड पॉलिटिकल थ्योरी इट इज़ कॉल्ड द हार्म प्रिंसिपल। और ये थ्योरी पॉलिटिकल, और ये जॉन स्टुअर्ट मिल की ये थ्योरी पॉलिटिकल थ्योरी में हार्म प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू मिल, ही इंट्रोड्यूस हियर एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, दैट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, दैट इज़ द एक्शन दैट हैज़ बीन कॉन्सिक्वेंसेज ओनली फॉर द इंडिविजुअल एक्ट एंड नोबडी एल्स, कि इसका क्या परिणाम होता है, इसका क्या डिस्टिंग्विशिंग होता है। तो दो तरह के होते हैं। एक होता है यदि इस तरह की प्रतिबद्धता हम लगाते हैं तो वो पहला, द एक्शन दैट हैव कॉन्सिक्वेंसेज ओनली फॉर द, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो इस तरह का इम्पोजिशन लगाते हैं तो वो उसको ही सिर्फ प्रभावित करता है, किसी दूसरे को नहीं करता। एंड द अदर रिगार्डिंग एक्शन, दैट इज़ दोज एक्शन दैट ऑल्सो हैव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर अदर्स, और दूसरा है ऐसा जिसमें कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेज, उसका रिजल्ट जो होता है वो दूसरों को भी प्रभावित करता है। ही आर्ग्यूज दैट with respect to actions or choices that affect only oneself, self-regarding action, the state has no business to interfere. पहले तरह के एक्शन जिसमें उसकी जो लिमिटेशंस है वो सिर्फ उसे ही प्रभावित करती है, इसमें अथॉरिटी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। On put in simple language, it would be that's my business. I'll do that what I like. क्योंकि ये सिर्फ मुझे ही प्रभावित कर रहा है इसलिए ये मेरा बिजनेस है, एंड वॉट एवर आई वॉन्ट आई विल डू दैट ओनली। हाउ डज इट कंसर्न यू, ये तो किसी तरह से दूसरे से कंसर्न नहीं हो रहा है। इफ़ इट डज नॉट अफेक्ट यू, यदि ये दूसरों को अफेक्ट नहीं कर रहा है, इन कॉन्ट्रास्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्शन दैट हैव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर अदर्स, दूसरी तरफ जो दूसरा एक्शन है जिससे कि दूसरे भी प्रभावित हो रहे हैं, एक्शंस विच मे कॉज हार्म टू देम, देयर इज सम केस फॉर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। तो इस तरह के केस में बाहरी इंटरफेरेंस, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ऑल, इफ़ योर एक्शन कॉज मी हार्म देन श्योरली मस्ट बी सेव्ड फ्रॉम सम हार्म बाय सम एक्सटर्नल अथॉरिटी। यदि आपकी कोई भी कार्य दूसरों को नुकसान पहुंचाती है तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल अथॉरिटी यहाँ मुझे फ्रीडम देने में सहायता करेगी। इन द केस इट इज़ द स्टेट विच कैन कंस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन द वे दैट कॉजेज हार्म टू समवन एल्स। तो दूसरे तरह के जो हमने देखा डिस्टिंग्विशिंग में कि हमारे कोई एक्शन जिससे कि दूसरे भी प्रभावित होते हैं, तो इस क्षेत्र में एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ आएंगे और वो हमारे लिए, हमारी फ्रीडम की रक्षा के लिए हमें हेल्प करेंगे। However, as freedom is at the core of human society, freedom human society का core matter है, so is so crucial for a dignified human life, और एक अच्छा मनुष्य जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इट शुड ओनली बी कंस्ट्रेन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, और यही कारण है कि इस पे प्रतिबद्धता स्पेशल, कुछ विशेष परिस्थिति में लगनी चाहिए। द हार्म कॉज्ड मस्ट बी सीरियस, क्योंकि इससे यदि कोई हार्म होती है तो वो बहुत ही सीरियस होगी। फॉर माइनर हार्म मिल रिकमेंड्स, जॉन स्टुअर्ट मिल ने माइनर हार्म कह के उन सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है। रिकमेंड्स ओनली सोशल डिसअप्रूवल एंड नॉट द फोर्स ऑफ लॉ,
सिर्फ सामाजिक अप्रूवल नहीं मिलना किसी भी चीज़ को, किसी मान्यता नहीं मिलना किसी चीज़ को, इसे उन्होंने माइनर हार्म में रखा है. दिस सोशल डिसअप्रूवल ही हैज़ केप्ट इन माइनर हार्म एंड नॉट द फोर्स ऑफ लॉ. फोर्स ऑफ लॉ यदि लॉ के द्वारा किसी फोर्स का इस्तेमाल हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द प्लेइंग ऑफ लाउड म्यूजिक इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग शुड ब्रिंग ओनली सोशल डिसअप्रूवल. यदि किसी अपार्टमेंट में लाउड म्यूजिक बजाई जाती है तो ये सामाजिक डिसअप्रूवल है, अमान्य है सामाजिक तौर पे. फॉर द अदर रेसिडेंट्स ऑफ द बिल्डिंग, क्योंकि अदर रेसिडेंट्स को इससे प्रॉब्लम हो रही है. दे शुड नॉट इन्वॉल्व द पुलिस, और इस केस में सिर्फ सामाजिक डिसअप्रूवल हो रही है, इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट, किसी अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है. दे शुड इंडिकेट देयर डिसअप्रूवल, और इस केस में ये लोग अपने डिसअप्रूवल इंडिकेट करेंगे ऑफ द कन्वीनियंस दैट प्लेइंग लाउड म्यूजिक has caused them by perhaps refusing to greet the people who plays the music, disregarding the harm it is causing others. The harm that playing loud music causes is that of preventing those in other apartments from talking or sleeping or listening to their own music. This is minor harm. ओके, प्लेइंग लाउड म्यूज़िक जिसके कारण कि किसी के नींद में खलन पड़े, किसी को अपना म्यूज़िक सुनना है वो ना सुन पाए, अपार्टमेंट में दूसरे लोगों को दिक्कत हो, तो ये माइनर हार्म में आता है. इसमें अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है एंड शुड ओनली प्रोवोक सोशल डिसअप्रूवल, और इस तरह ये सिर्फ सोशल डिसअप्रूवल ही दिखाता है. इट इज़ नॉट अ फिट केस फॉर लीगल पनिशमेंट, ये किसी तरह से फिट केस नहीं है किसी तरह की कानूनी सज़ा के लिए. कंस्ट्रेनिंग एक्शन बाय द फोर्स ऑफ लॉ शुड ओनली हैपन व्हेन द अदर रिगार्डिंग एक्शन कॉजेज सीरियस हार्म. यदि किसी के द्वारा किया गया कोई सीरियस हार्म होता है तभी लीगली पुलिस या लॉ उसमें पार्टिसिपेट करती है एंड विल सेफगार्ड योर फ्रीडम. अदरवाइज सोसाइटी मस्ट बेयर द इनकन्वीनियंस इन द स्पिरिट ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रीडम. और नहीं तो समाज अपने से ही इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए काम कर सकती है, इनकन्वीनियंस के लिए काम कर सकती है, अपने फ्रीडम की रक्षा के लिए काम कर सकती है. People should be ready to tolerate different ways of life, different points of views and the different interests, so long as they do not cause harm to others. वो अपने तरीके से सोच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अपना व्यू रख सकते हैं, अपने इंटरेस्ट रख सकते हैं, जब तक कि वो किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं. But such tolerance need not be extended to views and actions. लेकिन ऐसे टॉलरेंस एक्सटेंड नहीं होने चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए. अदरवाइज एक्शन विच में पुट पीपल इन डेंजर, यदि ये बढ़ता है तो ये लोगों के फ्रीडम को डेंजर में डाल देता है. और फॉर्मेंट हेट्रेट या फिर हेट्रेट अगेंस्ट देम, उनके अगेंस्ट नफ़रत की भावना आती है. हेट कैंपेन्स कुड सीरियस हार्म्स टू द फ्रीडम. हेट कैंपेन्स यदि होता है तो वो सीरियस हार्म्स करते हैं फ्रीडम के लिए. Freedom of others and action that causes serious harms are action which constraint can be imposed, but we must make sure the constraint imposed are not so severe that they destroy freedom itself. जो भी प्रतिबद्धता लगे वो इतनी सीरियस नहीं होनी चाहिए इन नेचर कि वो हमारी आज़ादी को ही ध्वस्त कर दे, नष्ट कर दे. फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट नॉट आस्क फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द हु ओनली कंडक्ट हेट कैंपेन. यदि कोई हेट कैंपेन चलाता है यानी कि नापसंद करता है किसी को और इसके लिए कैंपेन चलाता है तो उसके लिए हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट कभी भी नहीं मांग सकते. मे बी सम रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट, तब हम क्या मांगेंगे कि उस आंदोलन को रोक दिया जाए, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए. और सम क्रूसलमेंट टू द राइट्स टू होल्ड पब्लिक मीटिंग, या फिर पब्लिक मीटिंग होल्ड करने की उनकी राइट, यानी मीटिंग्स जो वो पब्लिकली होल्ड करते हैं उस पर प्रतिबद्धता लगा दिया जाए कि वो प्रतिबंधित हो गए हैं, लिमिट कर दिया गया कि आप इतना नहीं कर सकते. इन स्पाइट ऑफ वार्निंग बाय द स्टेट टू डिसिस्ट फ्रॉम कंडक्टिंग सच कैंपेन, सरकार इन पर प्रतिबद्धता लगाए कि वो इस तरह के कैंपेन्स नहीं चला सकते. इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन इन इंडिया द टर्म यूज्ड फॉर
used for such justifiable constraint is reasonable restriction. हमारे संविधान में, इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन इन इंडिया, हमारे संवैधानिक जो चर्चा होती है भारत में, द टर्म यूज्ड फॉर सच जस्टिफिएबल कंस्ट्रेंट, इस तरह के जस्टिफाइड लिमिटेशन जो लगता है उसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं. दैट इज़ नोन एज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. द रेस्ट्रिक्शंस मे देयर बी may be there but they must be reasonable. restrictions होगा, limitations होगा, but वो reasonable होगा. there is some reason behind it. for example, capable of being defended by reason, यानी कि वो लोग केपेबल हैं ताकि वो रीज़न आउट लॉजिकली अपने आप को डिफेंड कर सके. नॉट एक्सेसिव, नॉट आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द एक्शन बीइंग रिस्ट्रिक्टेड. ये नहीं तो एक्सेसिव होगा, नहीं ना ही इनका एक्शन बीइंग रिस्ट्रिक्टेड बाय प्रोपोर्शन. सिंस देन इट वुड impinge on the general condition of freedom in society, we must not develop a habit of imposing restrictions, since such a habit is detrimental to freedom. इस तरह की हमारी जो आदत है उसे हमें रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, नहीं तो वो हमारी आज़ादी के लिए सही नहीं होगा. And in this way we have completed our subtopic, last subtopic, that was harm principle introduced by John Stuart Mill in his book on liberty. Negative and positive liberty, a very important topic in this chapter. Earlier in this chapter we had mentioned two dimensions of freedom as the absence of external constraints and freedom as the expansion of opportunities to express oneself. So in our previous in this chapter only, previously we have discussed about दो प्रतिरूप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. पहला था फ्रीडम, जिसे कि हम बाहरी लिमिटेशन से, जिसमें बिल्कुल ही बाहरी लिमिटेशंस नहीं थी, और दूसरा फ्रीडम का दूसरा डायमेंशन था कि फ्रीडम का अर्थ है जिसमें कि लोगों को पूरी तरह से आज़ादी हो, आज जिसके कारण वो अपने खुल करके हर एक अपॉर्चुनिटीज़ और अपने लिए हर चीज़ को इस्तेमाल कर सके, हर अपॉर्चुनिटीज़ अपनी एबिलिटी के माध्यम से हर चीज़ का इस्तेमाल कर सके. इन पॉलिटिकल थ्योरी दे हैव बीन कॉल्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी. तो पहली लिबर्टी जिसमें कि बाहरी हस्तक्षेप नहीं है उसे राजनीतिक थ्योरी में हम कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी, और पॉजिटिव लिबर्टी उसे कहते हैं जिसमें कि हम पूरी तरह से आज़ाद हैं अपनी एबिलिटी को, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करने के लिए. Negative liberty seeks to define and defend an area in which the individual would be inviolable, in which he or she could do, be or become whatever he or she wished to do, be or become. Okay? तो इसमें जो नेगेटिव हमारी जो फ्रीडम है, नेगेटिव जो हमारी आज़ादी है, नकारात्मक आज़ादी जिसे हम कहते हैं, उसमें हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से इन विच ही और सी कुड डू, वो जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकते हैं, बाहरी जिसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होंगे. दिस इज़ एन एरिया विच नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेयर, जिसमें कि किसी बाहरी अथॉरिटी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा. इट इज़ अ मिनिमम and that is sacred and that in which whatever the individual does is not be interfere with, जिसमें कि बाहरी किसी भी अथॉरिटी का कोई भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा. The existence of the minimum area of non-interference is the recognition that human nature and human dignity need an area where the person can act unobstructed, जहाँ की उसे हर एक पर्सन को किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, वो अपनी डिग्निटी के साथ अपना जीवन जी सके. हाउ बिग शुड बी दिस एरिया, यह एरिया कितना बड़ा होगा जिसमें कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, और व्हाट शुड इट कंटेन, और इस एरिया में क्या क्या होगा, and others, how big should be this area or what should it contain, and since the bigger the area of non-interference the more the freedom. जितना बड़ा ये एरिया होगा उतना अधिक इंटरफेरेंस
नहीं होगा और उतनी बड़ी आज़ादी होगी, यानी कि उतना बड़ा एरिया उसको लिबर्टी का मिलेगा। ऑल वी नीड टू रिकग्नाइज इज दैट द नेगेटिव लिबर्टी ट्रेडिशन आर्ग्यूज फॉर एन इनवायलेबल एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। नेगेटिव लिबर्टी जो है, नकारात्मक आज़ादी जो है, वो उस एरिया की बात करता है जिसमें जहाँ की कोई भी हस्तक्षेप ना हो, इन विच द इंडिविजुअल कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ, और जहाँ की वो अपने आप को व्यक्त कर सके खुल के। इफ़ द एरिया इज़ टू स्मॉल देन ह्यूमन डिग्निटी गेट्स कम। यदि उसका एरिया बहुत ही सीमित होगा, उस आज़ादी का एरिया बहुत ही सीमित होगा, तो क्या होगा, तो उसकी डिग्निटी जो होगी उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। वो किसी तरह से अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके वहाँ चल सकता है। वी मे हियर आस्क द ऑब्वियस क्वेश्चन, तो हम यहाँ एक सवाल उठाते हैं, इज़ द चॉइस ऑफ व्हाट क्लोथ टू वेयर इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में कौन सा कपड़ा पहना जाए, स्कूल में, प्ले फील्ड में, ऑफिस में, अ चॉइस दैट belongs to the minimum area and therefore one that cannot be interfered by external authority। तो इस क्षेत्र में external authority का कोई भी योगदान नहीं होना चाहिए, ये एरिया पूरी तरह से उस इंडिविजुअल के हाथ में होना चाहिए। और इज़ इट अ चॉइस दैट कैन बी इंटरफियर्ड विद बाय द स्टेट, या फिर इस चॉइस में भी बाहरी हस्तक्षेप होनी चाहिए। नेगेटिव लिबर्टी आर्ग्यूमेंट्स आर इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ओवर व्हाट एरिया एम आई द मास्टर, हम किस एरिया के मास्टर हैं, किस क्षेत्र में हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। नेगेटिव लिबर्टी इस चीज़ पे चर्चा करती है। इट इज़ कंसर्न विथ एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम, किस चीज़ से हमें आज़ादी मिली। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके जस्ट ऑपोजिट, इसके कॉन्ट्रास्ट में हम देखते हैं द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, एक सकारात्मक लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसकी जो आर्ग्यूमेंट्स है आर कंसर्न विथ एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू, हमें फ्रीडम किसके लिए मिल रही है। दे आर इन रिस्पॉन्स टू द आंसर हु गवर्न्स मी, कौन हमें गवर्न कर रहा है, इसका जवाब देती है सकारात्मक लिबर्टी, टू विच द आइडल आंसर इज आई गवर्न माई सेल्फ। तो इसका सबसे आइडल जवाब है कि कौन गवर्न करता है मुझे, तो मैं खुद अपने आप को गवर्न करती हूँ। ये है सकारात्मक लिबर्टी। Positive liberty discusses how a long tradition that can be traced by Rousseau, Hegel, Marx, Gandhi, Aurobindo, and also to those who draw their inspiration from these thinkers। तो सकारात्मक आज़ादी जो है वो बहुत से हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं, जैसे कि रूसो है, हेगल है, मार्क्स है, गांधी जी है, औरोबिंदो, और इनको फॉलो करने वाले इनके फॉलोअर्स भी है, इनके थिंकिंग को का साथ देते हैं। इट इज़ कंसर्न्ड विथ लुकिंग एट द कंडीशन एंड नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। ये देखता है कि एक समाज और उसके इंडिविजुअल का रिलेशनशिप कैसा है, एंड ऑफ इम्प्रूविंग दिस कंडीशन सच दैट देयर आर फ्यूअर कंस्ट्रेंट, और इसको ऐसे इम्प्रूव किया जाए ताकि यहाँ कम से कम लिमिटेशंस हो ऐसे समाज में, ताकि लोगों का विकास, जो इंडिविजुअल्स वहाँ रहते हैं उनका पर्सनली विकास बहुत अच्छा हो सके। द इंडिविजुअल इज़ लाइक अ फ्लावर दैट ब्लूम्स व्हेन द सॉइल इज़ फर्टाइल। और व्यक्ति कैसा होता है, व्यक्ति ऐसा होता है, वो बिल्कुल एक फूल के समान होता है। वो तभी खिलेगा जब उसे अच्छी मिट्टी मिलेगी, सूर्य की किरणें मिलेगी, जितना आवश्यक हो उतनी पानी मिलेगी, और प्रॉपर वे में रेगुलर उसका केयर होगा, तभी उस इंडिविजुअल का विकास हो सकता है, जैसे एक फूल का विकास होता है। द इंडिविजुअल टू डेवलप हिज और हर कैपेबिलिटी मस्ट गेट द बेनिफिट ऑफ इनेबलिंग पॉजिटिव कंडीशंस इन मटीरियल, पॉलिटिकल एंड सोशल डोमेन्स। इंडिविजुअल को अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से डेवलप करने के लिए समाज में उसे मटीरियल, पॉलिटिकल और सोशल डोमेन में भी ये सारी चीज़ें भी उसको सहायता करनी चाहिए, इनके द्वारा भी उन्हें सहायता मिलनी चाहिए। दैट इज़ द पर्सन मस्ट नॉट बी कंस्ट्रेन्ड बाय पॉवर्टी। यदि कोई व्यक्ति बहुत गरीब है या वो बेरोजगार है, दे मस्ट हैव एडिक्वेट मटीरियल, यदि उसके पास एडिक्वेट जितनी ज़रूरत हो उसे उतना
इकोनॉमिक सोर्सेज नहीं है टू परस्यू देयर वांट्स एंड नीड, ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, दे मस्ट ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सो दैट द लॉज मेड रिफ्लेक्ट देयर चॉइसेस। उन्हें ये भी अधिकार होना चाहिए ताकि वो जो उनके समाज में जो डिसीज़न बनता है, जो लॉज बनते हैं, उनमें उनका भी भागीदारी होना चाहिए, ताकि जो कानून बने उसमें उसकी चॉइसेस उसे परिलक्षित हो, उसे दिखे, और एटलीस्ट टेक दोज प्रेफरेंसेज इनटू अकाउंट, या फिर उन प्रेफरेंसेस को वो उनके अकाउंट में देखे। अबव ऑल, टू डेवलप देयर माइंड and intellect, the individuals must have access to education। इंडिविजुअल्स को इन सारी चीज़ों को करने के लिए इंडिविजुअल के पास ये पावर होना चाहिए ताकि उन्हें एजुकेशन सही से मिल सके, एंड अदर एसोसिएटेड अपॉर्चुनिटीज़ नेसेसरी टू लीड अ रिस्पॉन्सिबली गुड लाइफ, ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल, एक अच्छा जीवन जी सके। Positive liberty recognizes that one can be free only in society and hence tries to make that society such that it enables the development of the individual, whereas negative liberty is only concerned with the inviolable area of non-interference। हम देखते हैं कि सकारात्मक आज़ादी जो है वो रिकग्नाइज करती है दैट वन कैन बी फ्री ओनली इन सोसाइटी, एक व्यक्ति पूरी तरह से फ्री होना चाहिए सोसाइटी में, हैंस ट्राइज टू मेक दैट सोसाइटी, और इसी कारण वो सोसाइटी को इस तरह से बनाना चाहिए ताकि उसकी पूरी तरह से डेवलपमेंट हो सके। जबकि हम देखते हैं कि नकारात्मक लिबर्टी जो है इज़ ओनली कंसर्न्ड विद द इनवायलेबल एरिया, वो सिर्फ कंसर्न होती है एक लिमिटेड एरिया के लिए कि बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, एंड दैट नॉट विद द कंडीशन इन द सोसाइटी, सोसाइटी से उसे कोई लेना देना नहीं है। आउटसाइड दिस एरिया एज सच Of course, negative liberty would like to expand this minimum area as negative liberty अपने इस minimum area को expand करने की कोशिश करती है, much as is possible, कोशिश करती है, उतना कोशिश करती है जितना पॉसिबल हो सके, कीपिंग इन माइंड हाउएवर द स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी स्टेबल हो, समाज हो, स्थिर हो। जनरली दे बोथ गो टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी, जो हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों ही लिबर्टी की आवश्यकता है एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए। दोनों साइड बाय साइड चलते हैं तभी वो व्यक्ति उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छी तरह से निखर के सामने आता है। जनरली दे बोथ गो टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर, जनरली हम देखते हैं कि दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी एक साथ चलते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बट इट कैन हैपन दैट टायरेंट जस्टिफाई देयर रूल बाय इन्वोकिंग आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, लेकिन हम ये देख सकते हैं समाज में कि लोग ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी, सकारात्मक जो लिबर्टी है, दैट इज़ मच बेटर देन द नेगेटिव लिबर्टी। अब हम अपने नेक्स्ट सब टॉपिक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। वन ऑफ द इश्यूज दैट इज़ कंसिडर्ड टू बिलोंग टू द मिनिमम आर ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इज़ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो इशू जिसमें कि सबसे कम इंटरफेरेंस अथॉरिटी का है और वो फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी। जॉन स्टुअर्ट मिल सेट आउट गुड रीज़न वाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। दिस इज़ अ गुड केस ऑफ डिस्कशन। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बहुत सारे कारण बताए कि क्यों हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन में नहीं बांधना चाहिए। दिस इज़ अ गुड केस ऑफ डिस्कशन का ये एक बहुत ही अच्छा मैटर है। एट वेरियस टाइम्स देयर हैव बीन डिमांड टू बैन बुक्स, प्लेज, फिल्म्स और एकेडमिक आर्टिकल्स एंड रिसर्च जर्नल्स हो, बुक्स हो, प्लेज हो, फिल्म्स हो, और या फिर एकेडमिक कोई आर्टिकल निकला हो, तो हम अलग अलग समय पे देखते हैं कि ये डिमांड आता है कि इसे बैन कर दिया जाए, उसे बैन कर दिया जाए। लेट अस थिंक अबाउट दिस डिमांड टू बैन बुक्स इन द लाइट ऑफ आवर डिस्कशन सो फार विच सीज फ्रीडम एज द मेकिंग ऑफ चॉइसेस। अब हम इसे फ्रीडम, जिससे कि हम अपने चॉइस
के थ्रू बना सकते हैं, उसके आधार पर ये बैन सही है या गलत उसे देखेंगे। वेयर अ डिस्टिंक्शन इज़ मेड बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एक अंतर बताया जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव आज़ादी में। Where we recognize the need for justifiable constraints, but these has to be supported by proper procedures and important moral arguments। जहाँ हम कहते हैं कि ये जो जितने भी लिमिटेशंस है वो जस्ट है, वो सही लिमिटेशंस है, बट हैव टू बी सपोर्टेड, लेकिन इन जस्ट लिमिटेशंस को सपोर्ट करता है क्या, कुछ मॉरल आर्ग्यूमेंट्स और कुछ प्रॉपर सही तरीके के प्रोसीड्यूर्स। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ अ फंडामेंटल वैल्यू। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है हमारा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, वो एक फंडामेंटल वैल्यू है, एक मौलिक मूल्य है। एंड फॉर दैट सोसाइटी मस्ट बी विलिंग टू बियर सम इनकन्वीनियंस, और इस मौलिक मूल्य को पाने के लिए समाज को कुछ असुविधाओं को झेलना होगा। टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द पीपल हु वांट टू रेस्ट्रिक्ट इट, ताकि वो लोग जो इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं उनसे इसे बचा सके। रिमेंबर वॉल्टेयर्स स्टेटमेंट्स, आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। मैं तुम क्या कहते हो, वॉल्टेयर का स्टेटमेंट कि तुम क्या कहते हो मैं इसे नहीं मानता, लेकिन मैं उसे डिफेंड करूँगा डेथ तक, दैट मीन्स लास्ट मोमेंट तक मैं उसे डिफेंड करूँगा। हाउ डीपली आर वी कमिटेड टू दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम कितनी गहराई तक अपने इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कमिटेड है। Some years ago, Deepa Mehta, filmmaker, wanted to make a film about widows in Varanasi. It shot to explore the plight of widows, but there was a strong protest from a section of the polity who felt that it would show India in a very bad light, who felt it was being made to cater to the foreign audiences, who felt it would bring a bad name to the ancient town. They refused to allow it to be made, and as a result, it could not be made in Varanasi. कुछ साल पहले दीपा मेहता जो कि एक फ़िल्म मेकर है, उन्होंने एक फ़िल्म विधवाओं पे, वाराणसी में जो विधवाएं रहती हैं उन पे एक फ़िल्म बनाया था। इट शॉट टू एक्सप्लोर द प्लाइट, जिसमें कि विधवाओं का कैसे जीवन शैली होती है, क्या है नहीं है, लेकिन बहुत से ग्रुप ने उसका प्रोटेस्ट किया। उनका कहना था कि ये हमारे जो एंसेंट शहर वाराणसी है उसके बारे में बैड इम्प्रेशन देगा बाहर के लोगों को, फॉरेन के ऑडियंस जो होंगे उन पे इसका इम्पैक्ट, हमारे देश का इम्पैक्ट कि हमारे देश में ऐसा होता है वैसा होता है, तो इसका गलत असर पड़ेगा। और यही कारण है कि उस फिल्म को रिलीज़ नहीं होने दिया गया। दे रिफ्यूज़ टू अलाउ इट टू मेड एंड एज अ रिज़ल्ट इट could not be made in वाराणसी, और इसी का कारण था कि ये जो फिल्म था वो पूरा ना बन सका और इसे वाराणसी में नहीं बनने दिया गया। इट वॉज सब्सिक्वेंटली मेड एल्सवेयर, लेकिन दूसरी जगह इसे बनाया गया। सिमिलरली द बुक रामायणा रीटोल्ड बाय ऑब्रे मेनन एंड द सनातनिक वर्सेस बाय सलमान रुश्दी वर बैंड आफ्टर प्रोटेस्ट फ्रॉम सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इसी तरह से रामायण रीटोल्ड जो कि ऑर्बे मेनन और सनातनिक वर्सेस सलमान खुर्शीद के द्वारा बनाया गया, इसे भी बैन किया गया, प्रोटेस्ट की गए, इसके समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। द फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एंड द प्ले मी नाथुराम बोल्टे व ऑल्सो बैंड। इसी तरह से द लास्ट टेम्पटेशन और मी नाथुराम बोल्टे इसे भी बैन किया गया समाज के कुछ तबके के लोगों के द्वारा। बैनिंग इज़ एन ईजी सल्यूशन फॉर द शॉर्ट टर्म। बैनिंग क्या है? किसी भी चीज़ को बैन कर देना एक समाधान है, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म समाधान है। सिंस इट मीट्स द इमीडिएट डिमांड बट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स। ये तुरंत के डिमांड को तो पूरा कर देता है, अभी हम इसे नहीं चाहते तो हम शांत करने के लिए, वातावरण को शांत करने के लिए तुरंत ही इसे बैन करके लोगों को चुप करा देते हैं। बट लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम इन द सोसाइटी, लेकिन ये हार्मफुल है किसके लिए? उसका दूरगामी लॉन्ग टर्म उसका जो प्रोस्पेक्ट्स हमारे फ्रीडम पे है, ये तो आज़ादी की अभिव्यक्ति की हनन है एक तरह से।
बिकॉज वंस वन बिगेन टू बैन देन वन डेवलप्स अ हैबिट ऑफ बैनिंग। यदि कोई एक बार किसी चीज़ को बैन कर देता है तो उसे ये हैबिट डेवलप हो जाती है कि वो बार बार किसी भी तरह की चीज़ को बैन करने की कोशिश करता है। बट डज दिस मीन्स दैट वी शुड नेवर बैन? लेकिन क्या इसका मतलब है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ को बैन नहीं करना चाहिए? आफ्टर ऑल वी डू हैव सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स। हम ये भी देखते हैं कि फिल्मों में सेंसरशिप होती है, यानी कि फिल्मों में भी जो पार्ट सही नहीं लगता एक टीम के द्वारा सेंसरशिप जिसे कहा जाता है, सेंसर कर दिया जाता है, यानी कि उसे हटा दिया जाता है। इट इज़ नॉट सिमिलरली टू बैनिंग। ये बैनिंग जैसा नहीं है कि इसमें बैनिंग में पूरी तरह से उसे हटा दिया गया। वेयर एज अ पोर्शन ऑफ फिल्म इज़ बैंड एंड नॉट द होल फिल्म। इसमें एक पोर्शन को हटा दिया जाता है, ना कि पूरे फिल्म को ही बैन कर दिया जाता है। द क्वेश्चन दैट इज़ ऑफन डिबेटेड देयरफॉर इज़ व्हेन शुड वन बैन एंड व्हेन शुड वन नॉट। तो एक सवाल उठता है कि कब किसी चीज़ को बैन करना चाहिए और कब नहीं। शुड वन नेवर बैन? क्या कभी किसी चीज़ को बैन नहीं करना चाहिए? जस्ट फॉर इंटरेस्ट इन इंग्लैंड एनीवन हु इज़ एम्प्लॉयड टू वर्क फॉर द रॉयल हाउस, सिर्फ इंटरेस्ट के लिए यदि इंग्लैंड में कोई भी रॉयल हाउस में काम करता है, इज़ कंस्ट्रेन्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उस पर ये सीमाएं लगाई जाती है, लिमिटेशंस लगाई जाती है फ्रॉम राइटिंग अबाउट द इनर अफेयर्स ऑफ द हाउस होल्ड। तो रॉयल हाउस होल्ड के में अंदर में क्या होता है उसके बारे में आप कहीं ना लिख सकते हैं ना कहीं बोल सकते हैं। सो इफ़ सच अ पर्सन वर टू लीव द एम्प्लॉयमेंट, यदि वो नौकरी छोड़ दे, दे वुड बी अनेबल टू गिव एन इंटरव्यू, तो पर भी वो कभी इंटरव्यू देने के काबिल नहीं होता उस रॉयल हाउस होल्ड के बारे में। और राइट एन आर्टिकल और ऑथर अ बुक, या फिर कोई भी आर्टिकल उस रॉयल हाउस के बारे में लिख सके या फिर कोई किताब ही लिख सके अबाउट दैट रॉयल हाउस होल्ड। इज़ दिस एन अनजस्टिफिएबल कॉन्स्ट्रेंट? क्या ये एक अनैतिक लिमिटेशन है ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी पे? कंस्ट्रेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड दस एग्जिस्ट एंड वी आर सब्जेक्ट टू देम। तो हम देखते हैं कि लिमिटेशन हमारे समाज में एग्जिस्ट करता है और हम उसे फॉलो भी करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशंस में। वाइल रिफ्लेक्टिंग ऑन सच सिचुएशन वी नीड टू रियलाइज, जब हम इस पे रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए दैट व्हेन कंस्ट्रेंट्स आर बैक्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड सोशल, religious or cultural authority or by the might of the state, they restrict our freedom। लेकिन हम देखते हैं कि यदि ऐसे स्थिति में यदि limitations किसी organization, सामाजिक संस्थान, धार्मिक संस्थान, कल्चरल संस्थान या फिर किसी स्टेट के द्वारा लगाई जाती है, तो ये हमारे फ्रीडम का कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम का हनन है। इन वेज दैट देर आर डिफ़िकल्ट टू फाइट अगेंस्ट, क्योंकि स्टेट के अगेंस्ट फाइट करना बहुत मुश्किल होता है। हावेवर इफ़ वी willingly और फॉर द सेक ऑफ द परस्यू ऑफ आवर गोल और एम्बिशन एक्सेप्ट सर्टन रेस्ट्रिक्शन, लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी हम willingly चाहते हुए कुछ लिमिटेशंस अपने ऊपर ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ, किस चीज़ के सेक के लिए? परस्यूइंग, ताकि हम अपने गोल्स को आसानी से अपने गोल तक, अपने एम तक पहुंच सके। आवर फ्रीडम इज़ नॉट सिमिलरली लिमिटेड, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो आज़ादी है वो लिमिटेड नहीं है। इन एनी केस इफ़ वी आर नॉट coerced into accepting the condition, then we cannot claim that our freedom has been curtailed। यदि हम उसे नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे फ्रीडम का हनन हुआ है। We begin to say that freedom is the absence of external constraint। तब हम ये कह सकते हैं कि फ्रीडम क्या है? तो फ्रीडम बाहरी हमारी जो ऑथोरिटी है उसका लिमिटेशन, उनके द्वारा किसी तरह के लिमिटेशन का अभाव जो है उसे ही हम फ्रीडम कहते हैं। वी हैव नाउ कम टू रियलाइज दैट फ्रीडम एम्बॉडीज आर कैपेसिटी एंड आर एबिलिटी टू मेक चॉइसेस। अब हम देखते हैं कि जो सकारात्मक फ्रीडम है वो हमें ये पावर देती है कि हम अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी के आधार पर अपने जो भी चॉइस है अपने डेवलपमेंट, अपने ग्रोथ के लिए वो हम यूज़ कर सके। एंड व्हेन वी मेक चॉइसेस वी हैव आल्सो टू एक्सेप्ट रिस्क। जब हम किसी तरह की चॉइस को
लेते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे पास आती है उसकी जिम्मेवारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फॉर आवर एक्शन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे एक्शन के द्वारा उसका क्या नतीजा होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, ये सब हमारी जिम्मेवारी हो जाती है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट मोस्ट एडवोकेट्स ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम मेंटेन्स दैट चिल्ड्रन मस्ट बी प्लेस्ड इन द केयर ऑफ पेरेंट। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस फ्रीडम के लिबर्टी एंड फ्रीडम मेंटेन्स दैट, और ये फ्रीडम जो है कि बच्चों को अपने फ्रीडम के बारे में उतना नहीं पता, इसलिए उन्हें अपने पेरेंट्स के केयर में रहना चाहिए ताकि वो उसकी सीमा को निर्धारित कर सके। आवर कैपेसिटी टू मेक द राइट चॉइसेस टू एसेस इन अ रीजन मैनर, हमारी जो क्षमताएं हैं किसी भी चीज़ को सही चूज़ करने की, टू एसेस इन अ रीजन मैनर, ताकि हम उसको एक कारण सहित उस चीज़ को बता सके। एंड शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी जिम्मेवारी ले सके, अपने एक्शंस की जिम्मेवारी ले सके, जो हम करते हैं उसकी जिम्मेवारी ले सके। हैव टू बी बिल्ड थ्रू, और ये कैसे बिल्ड होगा, ये हमारे एजुकेशन के द्वारा बिल्ट होगा, एंड कल्टिवेट, और हमारे जजमेंट लेने की क्षमता के द्वारा बिल्ट होगा। जस्ट एज मच एज इट नीड टू बी नर्चर्ड बाय लिमिटिंग द ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट एंड द सोसाइटी, एंड एज मच एज इट नीड टू बी नर्चर, जितने अधिक इस चीज़ को नर्चर किया जाएगा बाय लिमिटिंग द ऑथोरिटी, ताकि स्टेट की अथॉरिटी की जो लिमिटेशंस है वो सीमित रहे, ताकि हमारे समाज में जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उनका ग्रोथ बेहतर से बेहतर हो सके। दिस इज़ ऑल फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फ्रीडम। नाउ द चैप्टर ऑफ फ्रीडम इज़ ओवर। Thank you everyone. If you like the content, do like and subscribe me and ask me for something else if you want.